जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम हिस्ट्री सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब दोस्तों होता है अपने देश से प्रेम करना। दोस्तों यदि आज आप इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देख लेंगे ना, उसके बाद दोस्तों कभी भी आप इस चैप्टर में आपको कभी भी 1% का कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। दोस्तों हम लोग हिस्ट्री को क्या है ना एकदम रट के समझने वाले नहीं है। हिस्ट्री दोस्तों हम आपको मूवी की तरह बताएंगे, कैसे कैसे क्या क्या सारी घटनाएं हुई, सारी हिस्ट्री को आपको सारी स्टोरी को सारा अपने माइंड में सेट कर देंगे। उसके बाद आपको यदि आपके ब्रेन में पूरी हिस्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना, अगर पूरी स्टोरी दिमाग में बैठ जाएगी तो फटाफट लिखने में तो कोई समस्या नहीं होगा, है ना। लेकिन यदि आप अभी रटने का प्रयास करेंगे तो फिर हिस्ट्री आपके बस की नहीं है। हिस्ट्री का मतलब चीजों को समझिए, पॉइंट वाइज पैराग्राफ बांट किसी चीजों को तोड़ के समझिए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो वो सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों यूरोप का मतलब एक देश का नाम यूरोप है, और उसमें जो राष्ट्रवाद हुआ यानी जो अपने देश से लोगों ने प्रेम करना शुरू किया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से कोई प्रेम करेगा, अपने देश के लिए जो काम करेगा, अपने देश से जो चीज लगाव रहेगा वही राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो वही बात है हमने यहाँ लिखा है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा यानी उसकी पूरी जो नियम का सबको बनाए रखना। ठीक है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी जो प्रगति है, जो देश की जो उन्नति दिन पे दिन हो रही है उसको बनाए रखना। ठीक है, तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम कानूनों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब अगर एक शब्द में कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे भैया? देश से प्रेम। देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या बताएंगे? राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम कानूनों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे आपकी जो देश की जो उन्नति हो रही है आप उसको देखकर खुश हो रहे हो, यदि आप उसको उन्नति होने में कोई रोक टोक नहीं पैदा कर रहे हो तो आप देश से क्या कर रहे हो? प्रेम कर रहे हो। देश से प्रेम करता नहीं, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, यानी आप अपने देश का सपोर्ट कर रहे हो, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हो, अपने देश के लिए हर काम कर रहे हो, तो आपके देश के लगाव है तभी आप ऐसा कर रहे हैं। तो वही आपके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, यानी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसके प्रति सभी नियम कानूनों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। अब देखो जो ये राष्ट्र शब्द क्या है, राष्ट्र शब्द के बारे में एक रेनर नाम के थे, मतलब हिस्टोरियन, उन्होंने क्या बताया? अर्नेस्ट रेनर ने क्या बताया भैया कि समान भाषा यानी जब सबकी भाषाएं क्या होगी? समान होंगी और उसकी नस्ल भी क्या होंगी? समान होंगी। तो उन्होंने कहा समान भाषा नस्ल धर्म से बना हुआ जो छोटा सा क्षेत्र रहेगा वो क्या कहलाएगा? राष्ट्र कहलाएगा। ये बात किसने बताई थी? अर्नेस्ट रेनर ने कहा। उन्होंने क्या कहा? समान भाषा नस्ल धर्म से बने हुए क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। तो ये दोस्तों छोटा सा टॉपिक था, हेडिंग वाइज जो चैप्टर का नाम है कि आप समझते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को जो इस वीडियो में समझना है फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक है, यानी जो ये फ्रांस की क्रांति हुई क्यों, फ्रांस की क्रांति होने के कारण क्या क्या थे, फ्रांस की क्रांति कैसे कैसे आगे आगे बढ़ी, सारी घटनाओं को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रांस की क्रांति में आपको 1% का भी कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। चलिए फटाफट अब आपको एकदम डायग्राम से समझा के आपको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रांस की क्रांति हुई कैसे। देखो दोस्तों फ्रांस की क्रांति को एकदम पूरा डायग्राम से आपको समझाएंगे ताकि कहीं भी आपको 1% कोई भी दिक्कत होने वाला ना हो। तो चीजों को हमें रटना नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है और पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कैसे कैसे पूरी फ्रांस की क्रांति हुई। ध्यान से इस बात समझने का प्रयास करेगा। देखो तो फ्रांस की क्रांति होने सबसे पहले क्रांति एक अमेरिका की क्रांति। कौन सी क्रांति हुई भैया? अमेरिका की क्रांति हुई। अब देखो जो मान लेते हैं ये हमारा अमेरिका है, क्या यूएस से है? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और मान लेते हैं यहाँ पे क्या ब्रिटेन है, क्या ये ब्रिटेन है? ठीक है ना। अब देखो ये जो ब्रिटेन है और अमेरिका के बीच में काफी युद्ध हुआ, तो अमेरिका की क्रांति काफी ज्यादा हुई, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे समस्या हुआ। ठीक है, तो ये अमेरिका से भैया ब्रिटेन में और ब्रिटेन से भैया अमेरिका में काफी युद्ध हुआ। यानी यहाँ पे जो अमेरिका की जब क्रांति हुई तो क्रांति होने के बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध का जो हुआ समझौता हुआ। समझौता कहाँ हुआ था? फ्रांस की एक राजधानी भैया पेरिस, यानी फ्रांस में एक जगह है, फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस है। क्या बताओ? पेरिस। तो इसी पेरिस में क्या हुआ? इन दोनों का मतलब कि अमेरिका क्रांति का समझौता हुआ। अब इसमें फ्रांस के जो लुईस सोलहवां थे वो क्या करते हैं? यहाँ आओ आओ तुमको समझाते हैं। तो ब्रिटेन कहता है छोटा चुप, तुम काहे अमेरिका वाले को सही से रहने देते हो, उसको सही से रहने दो, उन लोगों को सही से अधिकार दो, समान भाषा में भाई चलने उलने का अधिकार दो, जो जैसा भी उन लोग को आजादी देने का अधिकार दो, मतलब सही से लोग रहने सहने दो, सही से हम लोग भाई व्यापार करने दो, हर चीज सही से करने दो। तो ये कौन कहता है भैया? लुईस सोलहवां समझाता है। किसको? इन दोनों को समझाता है कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब बताओ अच्छा ये समझा रहे हैं किसको? बताओ यूएसए वाले को कि अमेरिका क्रांति रुक जाए भाई, लड़ाई झगड़ा सब ना करे। ठीक है, लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि जैसे देखो अब यहाँ पे इसका संविधान बनता है 1789 में। तो अमेरिका का जो संविधान वो बनता है 1789 बन के तैयार होता है। अब जब ये फ्रांस के जो राजा लुईस सोलहवां थे वो क्या करते हैं? जा करके इनके संविधान में जाके संशोधन करना शुरू कर देते हैं। अब संशोधन करना शुरू करते हैं तो यहाँ की जनता पगला जाती है, कहती देखो ये जाके दूसरे देश को बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, सही से रहो, सही से कर लो, सही से टैक्स लगाओ। ठीक है, लेकिन ये अपना नहीं देख रहे हैं।
तो ऐसे होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए आप हैं दूसरे को खूब समझा रहे हैं कि भैया तुमको ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, तुम इस ढंग से रहो, ऐसा करो वैसा करो, आप बहुत सबको समझा रहे हैं। अब जब वही आप अपने घर में आए तो आपके घर वालों ने कहा जैसे आप बाहर सबको समझा रहे थे क्या आप भी वैसे रहिए ना, तो लोग अच्छा तुम हमको समझाओगे, हमको सिखाओगे, तो वो वाली बातें यहाँ पे हो गई, ठीक है। तब ये जो भैया जाके सबको समझा रहे हैं उसको साथ अत्याचार मत करो, सब सही से रहने दो, कोई दिक्कत न रहने दो, जाके इनके संविधान में संशोधन भी कर रहे हैं, इनकी बातों को लोग मान भी रहे हैं, लेकिन फिर की जनता यहाँ की सारी पगला गई। अब सारी जनता लोगों ने कहा अच्छा जाके दूसरे को बड़ा क्या समझा रहे हैं, पहले अपना नहीं देख रहे हैं, तो सर आप ऐसा काम करिए राजा जी, हम लोग को भी सही से रहने का अधिकार दीजिए, हम लोग को भी टैक्स वैक्स मत लगाइए, कर मत लगाइए। कहता अच्छा तुम लोग के हिसाब से काम चलेगा, काम हमारे हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब उसमें जनता भड़क जाती है। अब जब जनता भड़की तब वही क्रांति होना स्टार्ट शुरू हो गया। बताओ फ्रांस की क्रांति जो हुई किसके कारण हुई भैया, अमेरिका की क्रांति के कारण हुई। कभी कभी एग्जाम पूछे जाएगा फ्रांस की क्रांति प्रेरित किससे हुई थी, अमेरिका की क्रांति के कारण ही फ्रांस की क्रांति का भाई शुरुआत हुआ। यानी जो फ्रांस की क्रांति है कैसे प्रेरित हुई, तो अमेरिका की क्रांति से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपको समझाते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो जैसे कि जो फ्रांस के राजा थे ना, वो क्या थे, बहुत ही निरंकुश शासक था, मतलब कि बहुत ज्यादा अत्याचार किया करता था, बहुत शान शौकत से रहा करता था, पैसा जैसे पानी की तरह बहाता था, ठीक है। यानी कि एकदम बहुत ही निर्दयी प्रकार का राजा था। कौन, लुई 16वां, ठीक है। तो फ्रांस के राजा का नाम क्या था, लुई 16वां। मतलब ऐसे बहुत लुई 13, 14, 15 बहुत सारे आए। तो 1789 में लुई 16वां शासन करते थे, ठीक है। अब जब ये लुई 16वां जो फ्रांस के राजा हैं, लुई 16वां कौन थे बताओ, लुई 16वां, ठीक है। फ्रांस के राजा थे कौन, लुई 16वां थे। अब एक बार क्या हुआ, जैसे ये राजा बहुत निर्दयी था, बहुत ही निरंकुश था, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि इनकी जो रानी थी अंतोनिया, क्या थी, अंतोनिया थी। अब एक बार क्या हुआ, रथ पे बैठ के ऐसे निकली, मतलब बहुत सारे मतलब कानून बिछा दिया गया और रथ पे रानी ऐसे आराम से निकल के चल रही है। अब जब रानी रथ से निकली उसके बाद क्या हुआ, सभी लोगों ने जो भी जनता थी, बहुत ज्यादा मतलब गरीब जनता थी, तो वहां पे क्या होता है, तो सभी जनता क्या करते, रानी को देखते, हाँ रानी से कुछ मांगेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा होता है ना, बहुत बड़े लोग जाते हैं तो आप कहते हैं सर कुछ दीजिए, तो कुछ आपको देके चले जाएंगे। सेम ऐसा क्या, वहां की जो गरीब जनता थी सोची कि अगर हम रानी से कुछ मांगे तो रानी हमें कुछ ना कुछ तो जरूर देगी, ठीक है। तब जनता लोगों ने क्या किया भाई, इतना जनता वहां भूख से तड़प रही थी कि लोग रानी से कुछ और नहीं मांगे, बस खाली खाने के लिए ही मांगे। सभी जनता ने कहा रानी मुझे रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। सभी जनता चिल्ला रही रानी मुझे रोटी दीजिए। तब रनिया बड़ी बकलोल थी, इतनी महाबकलोल, उसके पास एक पैसे का बुद्धि दिमाग नहीं था, ठीक है। अब रानी कहती है सिपाही से, इनको रोटी रोटी काहे चिल्ला रहे हैं, रोटी रोटी काहे कुल मांग रहे हैं। तब रानी उसको तब जाके सिपाही कहता है कि सब बेचारे भिखारी हो गए हैं, मतलब बहुत गरीब हैं, इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बेचारे सब रोटी मांग रहे हैं, इनके पास ये गरीब है इसलिए रोटी मांग रहे हैं। तब रानी कहती है अच्छा रोटी मांग रहे हैं, उससे कह दो रोटी नहीं तो केक खा लें, केक नहीं है तो कुछ और खा लें, ठीक है। मतलब रानी के पास इतना दिमाग में तो सोचती है कि जैसे मान लीजिए जिसके पास आज रोटी खाने को नहीं है तो रोटी के अलावा कई और खाने भी तो हैं, तो रोटी को छोड़ के आप कोई दूसरा खाना खा लीजिए, उसके दिमाग में आता है। तो जनता चिल्लाती है, कहती रानी मुझे रोटी दो, रोटी दो। तो जनता से कहती है ऐसा करो तुम लोग केक खा लो, रोटी नहीं थे आज केक खा लो, ठीक है। अब जनता उस पर एकदम भड़क गई, बताओ कौन रानी है, हम रोटी मांग करिए केक खा लो, केक खा लो, ठीक है। तो इसमें बड़ी समस्या होगी। ऐसे होता है ना कभी कभी, जैसे आपके पास 4-5 सामान है, ठीक है, आपका एक सामान खत्म हो गया, आपके पास वो नहीं है और आप वही खाने का जिद करते, आपसे कोई कह देगा भैया वो नहीं तो इसके अलावा ये सब इसको खा के आज काम कर लो, ये हुआ। तो रानी ये समझ रही थी जैसे कि मतलब जनता गरीब है, रोटी मांग रही है, वो सोची कि लगता है भैया इसके अलावा रोटी नहीं तो कुछ और खा लो, ब्रेड खा लो, ब्रेड नहीं तो चावल खा लो, कुछ और खा लो, इस तरह खा लो। तो ये बातें हुई। अब उसके बाद जनता पूरी पागल हो गई, एकदम पूरा बकलोल राजा हम लोग के लिए कुछ करता नहीं, एकदम पूरा परेशान करके पूरी जनता को रख दिया। तो देखो इसी तरह क्रांति शुरुआत होती है। अब देखो फिर क्या होता है कि देखो जहाँ पे यहाँ की जो इनका जो संसद था, जो पार्लियामेंट जो संसद रहता है, जो फ्रांस में संसद था ना, देखो कुछ इस तरह था। यानी इनकी जो नेशनल असेंबली कहते हैं, जो नेशनल असेंबली कुछ इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। ये बीच में राजा बैठा करते थे, यानी बीच में कौन है भैया, किंग रहेंगे यानी राजा रहेंगे। इनके सामने जो राइट वाले हिस्से में रहेंगे पादरी, कौन रहेंगे बताओ, पादरी लोग रहेंगे, ठीक है। ये आपका राइट वाला हिस्सा था। और ये आपका लेफ्ट वाला हिस्सा, ये जो आपका जो लेफ्ट हिस्सा है इसमें जनता रहेगी, कौन रहेगी, जनता, यानी गरीब जनता जितने भी हैं सब लेफ्ट सदन में रहेंगी। और जो पादरी है, पादरी का मतलब होता है जैसे हम लोग में पंडित होते हैं, ठीक है, ऐसे मुस्लिम में भी अलग होते हैं, ऐसे ईसाइयों में पादरी होते हैं, ठीक है। तो ईसाई में जो पादरी उदरी हो गए। अब बताओ जनता भी यहाँ पे लेफ्ट सदन में जनता रहेगी, राइट सदन में पादरी है, और बीच वाले जो हिस्सा है इसमें कुलीन वर्ग, कौन से वर्ग लोग रहेंगे बताओ,
कुलीन वर्ग के लोग रहेंगे। कुलीन का मतलब व्यापारी, किसकी बात हो रही है, व्यापारी वर्ग के लोग इसमें रहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो दो थे, मीडियम यानी बीच वाला था, मध्य वाला, ठीक है। तो ये राइट हो गया, ये मध्य हो गया और ये लेफ्ट हो गया। जब अच्छा लेफ्ट पार्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक सरकार है, ठीक है, तो सरकार का जो विरोध करेंगे उसको आप कहेंगे लेफ्ट पार्टी। इसे कौन सी पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है। जो सरकार के समर्थन में रहेंगे उसे आप कहेंगे राइट पार्टी है। यानी कहने का मतलब है कि सरकार मतलब राजा बीच में है, इस साइड एक अलग सदन है, इस साइड अलग सदन है, बीच में अलग सदन है। तो बीच में कौन थे भैया, व्यापारी लोग थे, राइट में पादरी लोग यानी पंडित लोग थे, और लेफ्ट सदन में जनता थी। अब एक बार क्या हुआ, रजवा ससुरा भड़क गया और राजा ने कहा ये बहुत निर्दयी था, ठीक है। अब लुई सल्लाह क्या करता है, कहता है कि हम जनता पे टैक्स लगाएंगे, हम एक ऐसा कर लेके आएंगे जो केवल जनता पे, गरीब जनता पे लगेगा, बाकी ना तो राइट वाले को देना है ना तो कुलीन वर्ग को देना है, बस केवल जनता ने लेफ्ट सदन को ही वो कर देना होगा। अब बताओ ये गलत बात है कि नहीं, ठीक से गलत बात है। अब ये जो राजा थे क्या करते हैं कि हम जो एक कर लगाएंगे, नया प्रकार का क्या लगाएंगे, कर लगाएंगे। कर को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टैक्स। क्या करते हैं, टैक्स लगाएंगे, और ये टैक्स केवल गरीब जनता पे ही लगेगी, यानी ना तो पादरी लोग पे लगेगा ना तो कुलीन वर्ग पे लगेगा, बस केवल जनता वर्ग पे लगेगा। जितनी भी जनता है, गरीब जनता, उस पे टैक्स उन लोग को देना पड़ेगा। अब बताओ बेचारों को पहले से गरीब है और खाली उन्हीं पे टैक्स लगा रहे हैं और इन सब पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं। अब इस पे जनता गई भड़क। अब किसी भी तरीके से राजा को हम लोग मार डालेंगे, राजा को इस पद से हटा देंगे, राजा अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। अब उसके बाद होना शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो लेफ्ट पार्टी थी, लोग कहे अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ये लेफ्ट पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। तो रानी कहती है हाँ सही करें, इन लोगों को निकाल दो लेफ्ट पार्टी से, बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं है, अच्छा कपड़ा कुल नहीं पहनते हैं, मेकअप बिल्कुल नहीं बैठते हैं। तो सिपाही से कहती है सिपाही अच्छा कपड़ा काहे नहीं पहनते हैं कुल। तो सिपाही बोला कि रानी सब गरीब हैं, बेचारे के पास नहीं है, कुछ तो पैसा नहीं है, इसलिए कपड़े। तो पैसा नहीं है तो कपड़े नहीं पहनेंगे। देखो मैं कपड़े पहनती हूँ, पैसा देती हूँ नहीं देती हूँ, मैं मेकअप कराती हूँ, पैसा देती हूँ नहीं देती हूँ। देखो मैं अभी इसे कहूँ ला लो यहाँ कुछ बना खाओ, कुछ बना खाती हूँ, पैसा देती नहीं देती हूँ। तब बताओ पैसे कपड़े में क्या है, वो कदो मेकअप करके कम से कम कपड़े, कम से कम मेकअप भी करके बैठे। अब रनिया इतनी बकलोल क्या बताया जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो कहती हाँ निकाल दो जनता को, इस बच्चे को अच्छा नहीं, कुछ बहुत दुष्ट है, अच्छे नहीं लगते को देखना, निकाल दो। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जनता क्या कि भैया राजा सही कहते हैं हाँ निकल जाओ, जिसको नहीं बनाना है भैया वो हमारा लेफ्ट सदन छोड़ के चला जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ की सारी जनता एकदम पगला जाती है, एकदम क्या एकदम खिसिया जाता है, एकदम गुस्से कारण होकर के। तो यहाँ पे एक मैदान था, पूरी कहानी ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ एक मैदान है, उसको बोलते हैं टेनिस कोर्ट। देखो ध्यान से, जब आप क्रिकेट का मैदान कहेंगे उसको क्रिकेट का मैदान कहेंगे। देखो होता है टेनिस एक खेल है, तो टेनिस खेल के मैदान को बोलते हैं टेनिस कोर्ट। क्या कहेंगे, टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट था, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट का जो मैदान था, अब उसमें क्या होता है, सारी जनता जाकर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, सारी जनता टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा हो जाती है। अब जैसे टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुई और जाके वहीं उस जनता क्या करती है, शपथ ग्रहण करती हैं, और शपथ ग्रहण करने के बाद कहती हैं कि हम किसी भी तरीके से इस राजा को इस गद्दी से हटा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तब बताओ सभी जनता यहाँ जाकर शपथ लेती है। बताओ शपथ कहाँ ग्रहण करती है, फ्रांस की क्रांति में जो जनता थी वह शपथ कहाँ ग्रहण करती है, आप कहेंगे टेनिस कोर्ट के मैदान में सभी जनता जाके इकट्ठा होती है और वहां जाकर शपथ लेती है, और मतलब शपथ लेके बोलते हैं कि हम राजा को इस गद्दी से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब राजा का अच्छे बच्ची हमारे इलाके में रह के हम ही हटा रहे हो। अब राजा का दिमाग खराब हुआ। अभी क्या काम करता है, बाहर से विदेशी लोगों को वो बुलाता है, विदेशी सैनिकों को बुलाता है कि आओ इन लोग को मारो, इन लोग को एकदम खूब मारो ताकि ये लोग सुधर जाए, एकदम हमारे खिलाफ ना बोले, ठीक है। अब बताओ विदेशी लोग आते हैं। अब जनता और भड़क गई, ससुर हमको मारने के लिए विदेश से सैनिक बुला रहा है। बताओ इतना दुष्ट हो गया है, मतलब इतना निरंकुश राजा बन गया है, हमको मारने के विदेश से बुला रहा है। अब उसके बाद जनता और भड़कती है। तब तक राजा गरमाता है और क्या काम करता है, इन पूरी पब्लिक को उठा के एक जेल में डाल देता है। उसको बोलते हैं दुर्ग। क्या बोलेंगे, दुर्ग बोलेंगे। तो वो जो दुर्ग होता है यानी जो किला होता है, उस किले में ले जाके क्या करता है, उन सभी को ले जाके भैया डाल देता है। यहाँ की सारी जनता को उठा के वास्तिल दुर्ग में कहा डाल दिया। बताओ इस दुर्ग का नाम क्या था, वास्तिल दुर्ग। क्या था, वास्तिल दुर्ग, ठीक है। दुर्ग का मतलब होता है किला, और यह किला ऐसा था उसमें कई सारे जेल खाने बने हुए थे, ठीक है। सारी जनता को उठा के जेल में डाल दिया, जाओ इसी में रहो, चिल्लाते रहो, जो भी करना है इसी जेल के अंदर करो, क्या कर लेंगे, है ना। अब उसके बाद जनता एकदम गुस्सा आ जाती है, एकदम अंदर क्या होती है, आग बबूला हो जाती है, और सारे लोग क्या करते हैं, वास्तिल दुर्ग को ही तोड़ देते हैं। और वास्तिल दुर्ग को तोड़ते का मैं बताऊं, 14 जुलाई। कब तोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा, तो तोड़ते हैं भैया 14 जुलाई 1789, ठीक है। तो 14 जुलाई को क्या करते हैं, ये जो अंदर से मतलब पूरा वास्तिक दुर्ग को ही पूरा तोड़ के ध्वस्त कर देते हैं, ठीक है। बताओ वास्तिक दुर्ग को कब तोड़ा गया था,
14 जुलाई 1789 तोड़ा गया था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस सन में? 1789 में शुरू हुआ। 1789 में बताओ सबसे पहले इनको किस दुर्ग में, कहां पे से लोग शपथ ग्रहण किए थे भैया? ये लोग टेनिस कोर्ट के मैदान में शपथ जाके ग्रहण किए थे। किस तरीके से राजा को राज करते, क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। अब बताओ सभी जनता एकदम इसको तोड़ दी, एकदम पगला गया, उसको दौड़ा नहीं, राजा को मारने, एकदम मार के हटाओ इसको, सब एकदम भगा दो यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? जनता तो यहाँ की पगलाई ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ भाई? जनता में तो भाई इसमें कुछ महिलाएं भी तो थी। अब देखो महिलाएं क्या काम करती, देखो यहाँ की महिलाएं कितनी एकदम बलशाली थी। अब बताओ वास्तविक दुर्ग में को ढकेल दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ? कुछ महिलाएं, 10,000 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 10,000 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 10,000 महिलाएं निकली कहां? रोड पे, सड़क पे निकल गई। अब 10,000 महिलाएं, क्योंकि देखो इसमें पुरुष भी थे महिलाएं भी थी। अब जितनी 10,000 महिलाएं थी वो क्या करती है? रोड पे निकलती हैं और दौड़ा लेती हैं कहां? बरसाना महल में। कहां पे? बरसाना के महल में, यानी जहां पे रानी रहती थी उस महल का नाम था बरसाना, वर्साय के महल में, हाँ वर्साय, ठीक है। तो वर्साय के महल में, ठीक है, जो ये वर्साय महल था, इसी महल में बेचारी रानी रहा करती थी। अब कुल 10,000 महिला दौड़ानी कहां? एकदम वर्साय के महल में, दौड़ा मारो, एकदम मारना शुरू करो। तो कब हुआ? कब ये दौड़ाई थी? 5 अक्टूबर, ठीक, 5 अक्टूबर 1789 में। तो बताओ 14 जुलाई को तो दुर्ग को तोड़ के ध्वस्त कर दिया गया, और 5 अक्टूबर को सभी महिलाएं एकदम इकट्ठा हो गई, एकदम दौड़ाना शुरू कर दी। किसको? वर्साय के महल में तो चली गई और रानी को दौड़ाना शुरू कर दिया। रानियां कैसे बेचारी बल्कि वहां भाग गई। रानी कैसे भी करके उस महल से जाके भाग गई और रानी की बच जाती है। अब लेकिन बताओ ये कई सारी महिलाएं अपना ताकत दिखाती हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से इन लोग को शासन पे हम लोग का अधिकार दिलाना पड़ेगा, हम लोग को भी एक समान कानून सबको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि बस खाली जो अमीर लोग उस पर आप टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी खाली गरीब जनता को ही परेशान करेंगे। इसके लिए सही महिलाएं खड़ी होती हैं और खड़ी होकर राजा को और रानी को मतलब जैसे एकदम समझ लो एकदम मजा चखा देती हैं, ठीक है। अब सुनो सभी एकदम महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। पता है महिलाएं जब इकट्ठा होती बड़ी भयंकर मारती हैं, मार के मुंह पूछ देती हैं, ठीक है ना। तो अलग ढंग से मारेंगी। अब समझो तो 10,000 महिलाएं निकली। अब इसको हिस्ट्री में क्या नाम दिया गया? देखो हमारी हिस्ट्री में अलग इसको नाम दे दिया गया। इसको नाम दिया गया चुड़ैलों का ढाबा। क्या दिया गया? चुड़ैलों का ढाबा। बताओ 10,000 महिलाएं इकट्ठे निकली थी वर्साय के महल में रानी को दौड़ा थी मारने के लिए। अब बताओ जो 10,000 महिलाएं निकली तो उसको एक नाम दिया गया चुड़ैलों का ढाबा। क्या नाम दिया गया? चुड़ैलों का ढाबा। तो चुड़ैलों का ढाबा बताओ कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1789 में चुड़ैलों का ढाबा हुआ था, ठीक है। अब बताओ कब दुर्ग को तोड़ दिया गया था? 14 जुलाई 1789। तो आपको मेन यही दो चीजें याद करनी फ्रांसीसी क्रांति में कि मतलब दुर्ग को कब ध्वस्त कर दिया गया था? 14 जुलाई को। और चुड़ैलों का ढाबा किस सन में हुआ था? 5 अक्टूबर 1789 को। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कैसे कैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब आपको लिख करके टॉपिक वाइज आपको समझाते हैं। जैसा कि जानिएगा फ्रांसीसी क्रांति कैसे कैसे हुई, जैसी जितनी सारी बातें हमने आपको बताई, अब यहाँ पे आपको अच्छे ढंग से लिख दिए ताकि आप नोट्स पे एकदम बेहतरीन तरीके से लिख सकें। तो पहले आप हेडिंग फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांसीसी क्रांति कैसे कैसे हुई, फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या रीजन हुआ, कैसे फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव हुआ, तो सारी बातें हम लोग यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब सारी चीजें तो आपके दिमाग में बैठी गई कैसे कैसे हुआ, तो वही सारी बातें यहाँ पे लिख दी है। देखो पहला पॉइंट क्या है? फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा जो है अमेरिका की क्रांति से मिली। बताओ प्रेरणा कहां से मिली? अमेरिका। तो आपसे कोई पूछे बताओ फ्रांसीसी क्रांति शुरू क्यों हुई भैया? तो अमेरिका की क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव हुआ, ठीक है। क्या कहेंगे? फ्रांसीसी क्रांति की जो प्रेरणा है अमेरिका क्रांति से मिली। पॉइंट नंबर 2 क्या बताओ? अब देखो जैसे क्या है ना, बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे बच्चे किस तरह लिखने का प्रयास करते हैं, पूरा ऐसे पूरी कहानियां ऐसे पैसेज लिख देंगे, कहेंगे तो ना बड़ा पैसेज है, इतना बड़ा कैसे याद करेंगे? तो वो हिस्ट्री का मतलब है ना, आप कभी इसको रट के नहीं याद कर सकते। यदि आपको कोई वो कहानी आपको समझा देगा तो आप जिंदगी भर उसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो बस चीजें क्या है, आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिख करके आना है ताकि एग्जाम में पॉइंट को पढ़े आपको नंबर दे जाए, ठीक है। ये नहीं कि पूरा आप कहानी लिख तो 5-6 पन्ने का और एग्जाम में उसको बैठ के पढ़े, उसको पढ़ने टाइम नहीं कि वो आपको हर एक लाइन ऐसे लाइन से पढ़े, किताब की तरह नहीं लिख के आना है उसको। पॉइंट वाइज छोटे चीज में ही आप क्या करिए, पूरा चीज उठा के दे दो। मतलब 1-1.5 पेज का निचोड़ आप उसको 10 पॉइंट में दिखा दो। जब से देखा बच्चा टैलेंटेड, उसको सारी कहानी पता है, पॉइंट वाइज सब चीज बता दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे पूरी कहानी को देखो हमें 6 पॉइंट बता दिया, देखो पॉइंट वाइज समझो ध्यान से क्या हुआ। पहला पॉइंट क्या दिया? फ्रांसीसी क्रांति की जो प्रेरणा है अमेरिका क्रांति से मिली। दूसरा पॉइंट क्या बताओ? फ्रांसीसी क्रांति के जो राजा थे भैया, फ्रांस का राजा कैसा? निरंकुश था। कैसा था बताओ? निरंकुश था। तो फ्रांस का राजा कैसा था? निरंकुश था, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान दो, करा राजा जनता पर नए नए कर लगाने लगा। देखो राजा क्या था? जनता पर भैया नए नए कर लगाने लगा, जिससे जनता क्या होगी? विद्रोह करने लगी। राजा का राजा ये वाला अच्छा नहीं, इसको निकालो यहां से, ठीक है। देखो चौथा पॉइंट क्या हुआ? देखो फ्रांस का राजा इतना निरंकुश था कि एक बार जब राजा लुई 16वां, ठीक है, और
लुई 16वां अपनी पत्नी अंतोनिया के साथ जब रथ पर यात्रा करने निकला तो भूखी जनता रोटी रोटी कहकर भीख मांग रही थी। रानी ने कहा कि रोटी के स्थान पर ब्रेड खा लो। क्या कहा रानी ने? रोटी के स्थान पर ब्रेड खा लो। ठीक है, अब देखो 5वां पॉइंट क्या लिखा गया? राजा के इस व्यवहार से जनता विद्रोह करने लगी। देखो राजा की इस व्यवहार से जनता क्या होगी? जनता मतलब राजा का विद्रोह करने लगी। राजा अच्छा हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब देखो राजा ने विद्रोहियों को पकड़कर वास्तिल नामक जेल में डाल दिया, यानी वास्तिल दुर्ग में क्या किया? डाल दिया। जब ज्यादा विद्रोह करेंगे उठा के डाल देंगे जेल में, जाओ वहीं रहो चिल्लाओ। ठीक है ना? अब ध्यान देखो, तो राजा की इस व्यवहार से जनता विद्रोह करने लगी। राजा ने विद्रोही को पकड़कर वास्तिल जेल में डाल दिया। सारी बातें समझ में आ रही है ना? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 6वां पॉइंट क्या कर रहा है? कह रहा फ्रांस की जनता का विद्रोह बढ़ता गया, यानी फ्रांस की जनता बहुत विद्रोह करती गई, राजा को हटाओ, राजा हाय 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 हाय। ठीक है, फ्रांस की जनता का विद्रोह बढ़ता गया, वह रक्तपात का रूप ले लिया। बताओ धीरे धीरे किसका रूप ले लिया? खून खराबा होने लगा, एकदम मार काट खाच खाच एकदम खत्म कहानी। ठीक है, देखो तो धीरे धीरे वह रक्तपात का रूप ले लिया और 14 जुलाई 1789 को वास्तिल दुर्ग का पतन हो गया, यानी वास्तिल दुर्ग को किला को के तोड़ के हटा दिया गया। ठीक है, चलो अब देखो, और 18 जून 1815 को वाटरलू युद्ध में जाकर समाप्त हुआ। तब जाके फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हुई बताओ? 18 जून 1815 को फ्रांसीसी क्रांति का खत्म हो गया। अब वाटरलू कहां खत्म हुआ? वाटरलू युद्ध में जाकर समाप्त हुआ। अब बताइए वाटरलू क्या है? तो वाटरलू जो है बेल्जियम में पड़ता है और बेल्जियम को यूरोप का क्या करते हैं? अखाड़ा कहते हैं। तो बातें यहाँ लिख दी है। वाटरलू क्या बताओ? बेल्जियम में पड़ता है और बेल्जियम को क्या कहते हैं? यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। देखो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रकूट, आपको हर एक बातें पता होनी चाहिए। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को। किसी को दिक्कत नहीं इसमें? चलिए आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति, अभी तो हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब पढ़ते क्या रीजन था कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। जैसा कि ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति क्या में क्या क्या चीजें थी, सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण क्या गया था। जितनी बातें आपको बताई मैं यहाँ पे लिखता कि आपको समझ में आ जाए। नोट्स में आप लोग एकदम ऐसे हेडिंग बैडिंग अच्छे करके लिखेगा। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति कारण क्या? देखो अब आप पूरा कारण मतलब जब एग्जाम में लिखने का प्रयास करेगा तो आपको पॉइंट वाइज ही सारी चीजों को लिखने का प्रयास करेगा। तो एग्जाम के बैठना समय नहीं, आपके पूरा पैसेज आपका पूरा बैठ के पढ़े। ठीक है, तो पॉइंट वाइज देखिए, वो पॉइंट को पढ़ते जाएगा, आपको नंबर देता जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? राजा का निरंकुश होना। राजा अगर वहां की अच्छी होती तो वहां पे क्रांति नहीं होती, राजा वहां की अच्छी नहीं थे, निरंकुश थे, वहां पे क्रांति हुई। राजा का निरंकुश होना। दूसरा क्या था? असमान और अनिश्चित कानून का बनाना, यानी सभी के लिए मतलब एक समान कानून नहीं बना, सबके लिए अलग अलग कानून बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला राजा का निरंकुश होना। दूसरा असमान और अनिश्चित कानून का बनाना। तीसरा पॉइंट क्या है? पादरी और सामंत को टैक्स से मुक्त करना, यानी जो पादरी लोग थे और सामंत लोग थे उस पे टैक्स नहीं लगेगा, केवल गरीब जनता पे टैक्स लगेगा, इसलिए तो क्रांति हुई। चलो अगला पॉइंट समझो, संसद में जनता की बात का न सुनना, यानी जो सामान्य जो गरीब जनता है उसकी बातों का न सुनना, यह भी बहुत ही बड़ा कारण था। पांचवा पॉइंट समझो, इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होना, इंग्लैंड से ये बार बार युद्ध किया करते थे, ये भी फ्रांसीसी क्रांति होने का मेन कारण था। छठवां पॉइंट देखो, फ्रांस की जो समाज थी उसे 3 भागों में बांटा गया। आपको बताया गया था ना, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, बीच में कुलीन वर्ग वाले हो गए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला क्या है? पादरी, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जनता। अब ध्यान से देखो, ये जो 7वें पॉइंट समझिएगा, पादरी सदन में कुल 308 सदस्य थे। ठीक है, कुलीन वर्ग में कुल 285 लोग थे और सामान्य जनता में 621 लोग थे। ठीक है, यानी 308 सदस्य किसमें थे भैया? पादरी वर्ग में, 250 सदस्य कुलीन वर्ग में और 621 लोग थे भैया सामान्य जनता में। ठीक है, तक किसी को दिक्कत नहीं है। देखो 8वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या समझना है? टेनिस कोर्ट का जो शपथ हुआ, यानी टेनिस कोर्ट का शपथ जनता ली कहां ली? देखो जैसे ही राजा ने तीसरे सदन को भंग कर दिया तो लोगों ने टेनिस कोर्ट में आकर शपथ लिया कि लुई 16वें के शासन का अंत कर देंगे। ठीक है, देखो तो सभी जनता पगला गई और कहीं किसी भी तरीके से शासन का अंत करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है भैया? फ्रांसीसी क्रांति के होने के मेन कारण हैं। दोस्तों ये सारे जो पॉइंट है ना, देखो कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जो ठोस है, जो एग्जामिनर के माइंड एकदम फ्रेश कर देगा, हाँ बच्चा एकदम मस्त लिखा है। ठीक है, तो वो सारी बातें आपको एग्जाम पढ़ेगा तो एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, और सारे पॉइंट वाइज लिख करके आप लोग आइएगा। अब देखो इसके अगला पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट देखो, चुड़ैलों का धावा। चुड़ैलों ने जब धावा बोला तो वो चीजें क्या समझिए, तो 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की 10,000 महिलाओं ने पेरिस के वर्साय महल में बढ़ी। यानी जैसे क्या हुआ भैया, 5 अक्टूबर 1789 में पेरिस की 10,000 महिलाएं क्या की? पेरिस के वर्साय महल की ओर बढ़ी और जाके रानी पूछ दी। ठीक है, अब बताओ इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चुड़ैलों का धावा। क्या कहते हैं? चुड़ैलों का धावा कहते हैं।
अब देखो ध्यान से, जो फ्रांस की क्रांति हुई है उसमें दो क्रांतिकारी, बहुत ही दो भागों में क्रांतिकारी बांटा गया था। मेन मेन लोग का नाम समझिएगा। पहला था जैकोबिन, क्या था? पहला जैकोबिन था। जैकोबिन में क्या था भैया, इसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, बहुसंख्यक थे और ये बेचारे हिंसक थे। कैसे थे? हिंसा के पुजारी थे। ठीक है, देखो दूसरा क्या था, जीरोदिस्त, एक गरम दल था तो एक नरम दल था। गरम दल में लोग एकदम अहिंसक है, एकदम मार सार खत्म करो, जो है बोल भाग से काम खत्म। और हिंसक में नहीं भैया, समझाते थे। तो दो प्रकार के थे, मतलब जैकोबिन वाले थे, ये सब कैसे थे? हिंसक थे। और जीरोदिस्त वाले जो थे भैया, इसकी संख्याएं बहुत कम थे, यानी अल्पसंख्यक थे। और इस कैसे थे भैया? अहिंसक थे। कैसे थे? अहिंसक थे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो फ्रांस से क्रांति का नारा आता, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखो ध्यान से, फ्रांस से क्रांति का नारा क्या था समझिएगा? समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता। ठीक है, ये कहां का नारा है? फ्रांस की क्रांति का नारा है। तो फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो नोट पॉइंट में आपको लिखाया गया है, देखो 14 जुलाई, जिस दिन किलवा तोड़ दिए थे सब लोग, ठीक है ना, तो 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। यानी तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाता है? आप क्या बताएंगे? 14 जुलाई को मनाया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। क्रांतिकारी को दो भागों में बांटा गया था, जैकोबिन था और जीरोदिस्त। जैकोबिन भैया हिंसक थे और जीरोदिस्त अहिंसक थे। अहिंसक की संख्या कम थी, हिंसक की संख्या ज्यादा थी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। फ्रांस से क्रांति में आप आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। और अच्छे ढंग से कॉपी में नोट करिएगा और एक बार इसको जरूर से खुद से पढ़िएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आप लोगों के पास आती रहे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहे। कल आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इटली का एकीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।